हेलो एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, जहां से हम लोग एक नेशनलिज्म का इमर्जेंस देखते हैं। और ये नेशनलिज्म का इमर्जेंस इंडिया के सबकॉन्टिनेंट में आफ्टर दिस ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद होता है। जनरली जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मॉडर्न इंडिया को दो सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद हम इसकी स्टडी करते हैं। दैट इज पार्ट 1 में हम लोग देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन से टू 1857 के ग्रेट रिवोल्ट तक, और सेकेंड पार्ट में मॉडर्न इंडिया के हम लोग स्टडी करते हैं आफ्टर दिस ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद टिल 1947 तक, दैट इज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट तक। 1857 से 1947 के जो मिड में इंडियन नेशनल मूवमेंट हुए हैं वो हमारा कोर सब्जेक्ट रहेगा, बिकॉज ये इंडियन नेशनल मूवमेंट ही आपके मेंस और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से रिलेवेंट होते हैं, और फ्रिक्वेंटली मेंस के एंड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस इसी पोर्शन से आपके पूछे जाते हैं। चाहे हम बात करें यूपीएससी की, इधर हम बात करें स्टेट सर्विसेज की, दोनों ही सर्विसेज में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो एक सिलेबस में है ये आपके कोर टॉपिक होता है। आइडियोलॉजिकल भी इंडियन नेशनल मूवमेंट की स्टडी करना एक आपका ह्यूमैनिटीज पे ग्रिप बनाने के लिए बहुत रिलेवेंट टॉपिक ये रहता है जनरली। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस रिवोल्ट इज कैटेगराइज्ड एज अ ग्रेट रिवोल्ट। नाउ प्रीवियसली इज देयर वाज नो ग्रेट रिवोल्ट इन इंडियन स्ट्रगल्स? No, this is not a question. Now, previously we have found many of the revolt, protest, movement, upsurge, but those revolt or upsurge that was regional in character. Their demand was regional specific. There was no such a great, or we can say that a multi-state revolt previously was not happen. That's why it is categorized as a great revolt, because after this great revolt we have seen the emergence of Indian nationalism on Indian subcontinent. Now this great revolt of 1857 हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टॉपिक को कवर करने के लिए उसको 360 डिग्री, दैट मीन्स क्या है, उसमें कितने हमारे डायमेंशंस हो सकती हैं, उन डायमेंशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओपन करते हैं। तो किसी भी टॉपिक को फर्स्टली हम लोग को क्या करना होता है, इंट्रोड्यूस करना होता है, और उसका इंट्रोडक्शन, हमें बेसिक इंट्रोडक्शन की जरूरत होती है। तो दैट मीन्स पहले से सेगमेंट है, जो पहला आपकी डायमेंशन होगी, फर्स्ट डायमेंशन, उस डायमेंशन में हम लोग टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, बेसिक बैकग्राउंड उस ग्रेट रिवोल्ट की हम लोग देखेंगे कि ये ग्रेजुअली किस तरह से इवॉल्व हुआ और ये एक बस्ट आउट हुआ इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट। बेसिक से टर्म होते हैं, उनको भी हम लोग को क्लियर रखना है। दैट इज फॉर एग्जांपल, एक होता है प्रोटेस्ट, होता है रिवोल्ट, एक होता है मूवमेंट। प्रोटेस्ट एक जनरली क्या होता है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अपोजिशन होता है किसी एक्ट का या किसी लॉ का। वहीं जब वो प्रोटेस्ट एक वायलेंट फॉर्म हो जाती है तो उसको हम रिवोल्ट बोल देते हैं। और मूवमेंट जनरली क्या होते हैं, वो अराउंड क्या है 2 ईयर 4 ईयर और डेकेड्स तक भी होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोटेस्ट, रिवोल्ट एंड मूवमेंट। और हम लोग यहां स्टडी क्या कर रहे हैं, ये एक रिवोल्ट है जो कि एक वायलेंट हो चुका है। दिस इज द, ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको एग्रीकल्चर प्रेजेंट डे में जो ऑन गोइंग आपका जो फार्मर्स का आंदोलन चल रहा है उसमें देखें तो पहले वो एक प्रोटेस्ट था। प्रोबेबिलिटी रही आफ्टर 26 जनवरी कि मे भी वो रिवोल्ट ना बन जाए। अब जो है वो एक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया है।
तो इस तरह से हम वर्ड्स को डिफरेंशिएट करते हैं और यहां हम जनरली स्टडी किसकी कर रहे हैं, यहां ग्रेट रिवोल्ट की हम स्टडी कर रहे हैं जो 1857 में हुआ है। यहां से सेकंड जो हमारी डायमेंशन होगी दैट इज द कॉजेज ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और वी कैन से दैट द मेजर फैक्टर बिहाइंड द रेस्पॉन्सिबल ऑफ दिस ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। और जनरली ये होता है कोई एक जो फोर फ्रंट पे आपको फैक्टर दिखता है, क्लोजर जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसके बिहाइंड मल्टीपल फैक्टर होते हैं उसके आपके आउटकम के। यहां पर हम देखें तो कॉजेज ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, तो इसके कॉजेज कैसे हैं, दैट विल बी मल्टी डायमेंशन। कहीं भी एक सिंगल डायमेंशन कॉज किसी भी एक रिवोल्ट का नहीं हो सकता है। यहां हम लोग मल्टी डायमेंशन कॉजेज की बात करेंगे क्योंकि पीपल्स में जो रिजेंटमेंट है, जो मास में रिजेंटमेंट है वो अराउंड डेकेड्स का रिजेंटमेंट है जो 1857 में बस्ट आउट हुआ एक स्मॉल इंसिडेंट के फॉर्म में। तो दैट मीन्स ये हुआ कि यहां पर हम कॉजेज की कैटेगरी, दो कैटेगरी में कॉजेज को हम डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज हम बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म और सेकंड इज शॉर्ट टर्म। दैट मीन्स अगर लॉन्ग टर्म कॉजेज की बात करें तो लॉन्ग टर्म कॉजेज की कैटेगरी में हमारे वो जो कंपनी यहां पर रूल कर रही है जनरली, बिकॉज बिफोर 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ये मेन आपकी कंट्रोलिंग बॉडी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहां पर रूल कर रही थी। दैट मीन्स क्या था कि वहां ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल उन्होंने जो डेवलपमेंट यहां पर किए, जो एक्ट्स वगैरह यहां बनाए, जो पॉलिसीज यहां रही, उनका आउटकम भी इस रिवोल्ट में हम लोगों को देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये हुआ कॉजेज में कैसा, लॉन्ग टर्म कॉजेज में वो पॉलिटिकल कॉजेज भी हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज भी हम लोग को यहां देखने हैं, इकोनॉमिक कॉजेज देखने हैं, सोशल कॉजेज भी रहे और आपके मिलिट्रिकल कॉजेज भी रहे यहां से। बट यहां पर हिस्टोरियन में अलग अलग एक व्यू यहां पर सेट किया जाता है। कैसे व्यू सेट किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉर्ट टर्म कॉज की बात करें तो जनरल जो हम बेसिक बुक में आपका रीड करते हैं तो वहां पर कॉजेज क्या बताए जाते हैं कि यहां पर एक र्यूमर यहां पे फैली इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, और दैट र्यूमर वो र्यूमर क्या थी कि कुछ सिपोय हैं, वो सिपोय क्या है, जनरली जो एनफील्ड राइफल्स, न्यू राइफल्स आई हैं, उन राइफल्स में जो कार्टेज इस्तेमाल किए गए हैं, उन कार्टेज में जो ग्रीस है, जो फैट इस्तेमाल किया गया है, दैट मेड अप ऑफ काउ एंड पिग, वो उस तरह से यहां पे बने हुए हैं। और इसको इन्होंने यहां पर जो सिपोज है उन्होंने कंसीडर किया कि अभी तक जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश रूल ओनली क्या है कि यहां पे पॉलिसी फ्रेम करता है, लेकिन नाउ दे आर इंटरविंग इनटू अवर रिलीजन, कि अब वो लोग हमारे रिलीजन में भी इंटरव करने लगे हैं और यही एक रिजेंटमेंट यहां के सिपोज में प्रिवेल हो गया है। और जो एक इंसिडेंट के फॉर्म में जैसे हम देखते हैं कि मंगल पांडे 34 नेटिव इन्फेंट्री, उन्होंने क्या किया, अपने एडजेसेंट्स को शूट आउट कर दिया और इन कार्टेज को माउथ से ओपन करने को मना कर दिया कि दिस इज द अटैक टू अवर रिलीजन, और ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स क्या कि यहां हम इंस्टेंस कॉज की अगर बात करें तो रिवोल्ट के पीछे एक इंस्टेंस कॉज क्या आता है, वो रिलीजन का एक मेन कॉज आता है। बट क्लोजरली अगर हम एग्जामिनेशन इसका करें तो लॉन्ग टर्म कॉज इसके पीछे, इस ग्रेट रिवोल्ट के पीछे मेन फैक्टर आपके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पॉलिटिकल कॉज के बारे में बात करें तो पॉलिटिकल कॉज यहां पर हम लोग देखते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां रूल कर रही है तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी गवर्नर जनरल्स आए, ग्रेजुअली हम देखें इसका स्टार्ट देखते हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में किया जा रहा है। ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट में कैसे किया जा रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपका लॉर्ड वेलेस्ली हैं, उन्होंने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यहां स्टार्ट किया। वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का आउटकम ये हुआ, यहां की मैनी जो नेटिव स्टेट्स थी वो जो है एक जो जाल बनाया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, उसमें इंक्लूड होती चली गई ग्रेजुअली।
और इसको कल्मिनेट और इसको एक पीक पे ले जाने का काम किया डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स ने, जहां पर डिक्लेरेशन किया गया कि जो किसी मोनार्क है उसका कोई सक्सेसर नहीं है, तो उसको डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स लगाते हुए उसके जो टेरिटरी है उसको कॉन्क्विस्ट कर लिया जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं सतारा, झांसी, संबलपुर, उदयपुर, जैतपुर, ये सारी स्टेट्स जो हैं, जो नेटिव स्टेट्स थी, उनको उनके सक्सेसर ना होने की वजह से अनेक्स्ड कर लिया गया। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स जो डलहौजी लाया था उसी की नीति की वजह से ये रहा, जिसको हम हड़प की नीति भी बोलते हैं। ऑन द अनदर हैंड अगर हम देखें तो अवध का अनेक्सेशन होता है किस बेस पर? बताया गया कि वहां जो मैकेनिज्म है, यानी कि जो रूलर है, यानी कि जो गवर्नेंस है, वो गवर्नेंस बेस्ट नहीं है, और बेस्ट गवर्नेंस का एक आपको पॉइंट रखते हुए अवध का एनेक्सेशन 1856 में कर लिया जाता है। और तब पता लगता है कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेटिव इन नेचर है, और वो फर्दर मोर एंड मोर स्टेट्स को एनेक्स कर चुके हैं। दैट मीन्स सब्सिडरी अलायंस से यहाँ के पॉलिटिकल डेवलपमेंट में अगर देखें तो स्टेट को एनेक्सेस करने की शुरुआत हुई, और उसको जनित पे पहुंचाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा उसको जनित पे पहुंचाया गया बाय यूजिंग द डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट्स। तो इस तरह से वो पॉलिटिकली जो यहाँ का डेवलपमेंट रहा वो वन ऑफ द मेजर फैक्टर बिहाइंड दिस ग्रेट रिवोल्ट, हम उसको कंसीडर करेंगे। सेकेंडली एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम यहां देखें तो यहां एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में जितनी भी बात की जाए, जो भी जिस तरह के भी यहां पॉलिसी फ्रेम की गई, जो एक्ट आए, वो कॉलोनियल इन करेक्टर थे। उनका जो करेक्टर है वो देखा जाए तो जनरली दे आर फेवरेटिज्म टू द जो ब्रिटिशर्स, जो यूरोपियन मर्चेंट हैं, उनके लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए वो शेप अप किए जा रहे हैं। दैट मीन्स टू गेटिंग द मोर एंड मोर वेल्थ फ्रॉम दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सेकेंड थिंग, अगर हम इकोनॉमिक कॉज की बात करें तो इकोनॉमिक कॉज में यहां पर जो ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, उन पॉलिसीज में भी क्या है, एक्सप्लॉयटेशन की एक नेचर प्रिवेल थी। चाहे हम बात करें जमींदारी सिस्टम की, या हम बात करें महलवारी सिस्टम की, या बात करें हम लोग रैयतवारी सिस्टम की, और यह बात हो आपकी जब्ती सिस्टम की। ये सिस्टम्स यहां पर आपके इंप्लीमेंट किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जमींदारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो जमींदारी सिस्टम का जो मेन फाउंडर यहां पर माना जाता है, उस फाउंडर से अगर उस दैट इज द लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो जमींदारी सिस्टम का मेन फाउंडर है लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या करता है यहां पर कि यहां पे एक सिस्टम लाता है जो एक यूरोपियन पैटर्न का सिस्टम है। यहां पर जमींदार को एस्टेब्लिश किया गया एज एन इंटरमीडिएटरी, और इसका इंप्लीमेंटेशन हम कहां देखते हैं? पूरे बंगाल में इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हमारा क्या है, बनारस में देखते हैं। नॉर्थ पार्ट ऑफ मद्रास में हम इसका इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ये इंटरमीडिएटरी जो क्लास यहां तैयार किया गया वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था कि यहाँ के जो मेन एक्चुअल में फार्मर्स हैं उनको एक परमानेंट लैंड होल्डर बना दिया गया, जैसा कि ब्रिटेन में हुआ था। यानी कि बड़े जमींदार बना दिए गए और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया परमानेंट क्या है, रेवेन्यू लेने का। तो इस तरह से यहां जमींदारी सिस्टम जो रहा वो जमींदारी सिस्टम यहां इंटरमीडिएटरी क्लास बना के किया गया। दैट मीन्स कि यहीं के लोगों को वहां की लैंड की ओनरशिप दे दी, लेकिन कंडीशन ये रखी थी कि अगर वो एवरी ईयर जो उनको परमानेंट या जो फिक्स उनके पास टैक्सेशन रखा है जमींदार को, वो पे नहीं कर पाएंगे तो उनकी जमींदारी को जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इस सिस्टम ने क्या किया कि एक्चुअल में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, यानी कि जो रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा था, और वो जमींदार जो एक्चुअल में फार्मर्स थे वो उसको पे नहीं कर पाए, और बाद में उनकी क्या है जमींदारी चली गई और उन जमींदारों को रिप्लेस कर दिया गया मनी लेंडर के द्वारा।